डियर स्टूडेंट्स, आज आपका राष्ट्रीय युवा दिवस पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज 12 जनवरी 2021 हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि यदि हम पे जब तक खुद पर भरोसा नहीं तब तक हम भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि हमको खुद पर ये भरोसा होने लग जाए कि हाँ, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं। कभी भी हमारी एग्जाम्स हो जाएं या फिर कभी भी हमारा इम्तहान ले लिया जाए, हम हमेशा तैयार हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में बेटा आज हम सेकेंड यूनिट का दूसरा टॉपिक बीएससी पार्ट 3rd ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। व्हाट इज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, यानी कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्या होता है बेटा? देखिए, इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। बेटा जनरली देखा जाता है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण क्या होता है बेटा? आप समझते हो पर्यावरण का मतलब क्या है? 2 शब्दों से बना है ये, परि प्लस आवरण। परि का बेटा अर्थ होता है चारों ओर। बेटा आवरण जो है बेटा, हमारे चारों ओर किस किस का आवरण है बेटा? हमारे चारों ओर वायुमंडल है, स्थल मंडल का प्रभाव है, जल मंडल का प्रभाव है। ये सारे आवरण जो हैं क्या है? जीव को प्रभावित करते हैं। इस तरह से हमारे चारों ओर उपस्थित जैविक एवं अजैविक कारकों से मिलकर बना हुआ आवरण क्या है? पर्यावरण कहते हैं उसको। तो बेटा ये पर्यावरण जो होता है सामान्य स्थिति में, बेटा पर्यावरण सामान्य स्थिति में कैसा होता है बेटा? स्थिर होता है। कैसा होता है बेटा? स्थिर होने का मतलब है कि इसमें जितने भी पर्यावरण के घटक हैं वो सभी एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हैं बेटा। परंतु यदि क्या हो जाए बेटा, इस पर्यावरण में कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाएं, कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाएं जो इसकी संरचना को बेटा क्या कर देंगे? परिवर्तित कर देते हैं, या फिर वो अवांछनीय पदार्थ इस पर्यावरण में उपस्थित जीवों को प्रभावित कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो उस स्थिति को बेटा हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। सीधा सा अर्थ समझ सकते हैं बेटा हम कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई गिलास में दूध है, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, हम उसको अच्छे ढंग से चाव से पीते हैं। यदि उसमें कोई ऐसे अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाए बेटा, जैसे सपोज कीजिए उसमें कोई गंदगी गिर गई, मिट्टी धूल आदि गिर गई, या फिर कुछ और कुछ उसमें मिक्स हो गया, तो बेटा क्या होता है कि उस दूध की क्वालिटी कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है बेटा। अर्थात क्वालिटी का गिरना किस बात को इंगित कर रहा है? प्रदूषण को इंगित करता है। ठीक इसी प्रकार बेटा जो पर्यावरण है सामान्य अवस्था में कैसा है? स्थिर है। स्थिर का मतलब हमने क्या बताया? स्थिर होने का मतलब है कि सभी पर्यावरण में जितने भी जैविक अजैविक घटक है एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं बेटा। परंतु क्या हुआ, जब इस पदार्थ में कोई अवांछनीय पदार्थ आकर मिल जाते हैं
तो उन अवांछनीय पदार्थों के आकर मिलने से बेटा पर्यावरण कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है। उस अवस्था को बेटा हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। बेटा जो ये पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ मिल रहे हैं, इन अवांछनीय पदार्थों को हम प्रदूषक पदार्थ भी कह सकते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रदूषक पदार्थ भी कहते हैं। जो ये अवांछनीय पदार्थ है इनको हम क्या कह सकते हैं, प्रदूषक पदार्थ भी कह सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जब पर्यावरण में प्रदूषक पदार्थ अथवा अवांछनीय पदार्थ आकर मिल जाते हैं तो पर्यावरण को जो है क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वह घटना क्या कहलाती है बेटा, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है बेटा, ये प्रदूषक पदार्थ जो होते हैं ना, क्या हो सकते हैं बेटा ये प्रदूषक पदार्थ। देखिए ये प्रदूषक पदार्थ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं बेटा प्रदूषक पदार्थ, धूल मिट्टी के कण, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं बेटा, ठीक है, धुआं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो है ऑक्साइड हो सकते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड इनको कहते हैं हम सल्फर ऑक्साइड। इसके अलावा बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि बेटा क्या होते हैं, ये प्रदूषक पदार्थ होते हैं। जब बेटा ये प्रदूषक पदार्थ किसमें मिल जाते हैं, पर्यावरण में मिल जाते हैं। जब ये प्रदूषक पदार्थ किसमें मिल जाए बेटा, पर्यावरण में मिल जाते हैं। जो पर्यावरण एक स्थिर अवस्था में था या इन पदार्थों की एक निश्चित मात्रा थी, जो बेटा इनके इसमें और मिल जाने से इनकी क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और अधिकता होने का मतलब पर्यावरण कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है। उस स्थिति को हम बेटा क्या कह रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक बेटा, यदि हम बात करें कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का हो सकता है, तो पर्यावरण प्रदूषण जनरली देखा जाए तो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे पहले यदि हम बात करें तो हो जल प्रदूषण होता है। तो पहला प्रकार क्या हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है। दूसरा हो सकता है बेटा वायु प्रदूषण होता है। तीसरे यदि हम बात करें बेटा मृदा प्रदूषण होता है। एक क्या होता है बेटा, मृदा प्रदूषण होता है। चौथा होता है बेटा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। एक बेटा होता है विकिरण प्रदूषण। इस हिसाब से ये कई प्रकार का हो सकता है जिसमें हमको इनको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं विकिरण प्रदूषण। तो इनका बेटा एक एक करके हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि जल प्रदूषण क्या है बेटा। तो बेटा जल प्रदूषण को समझने से पहले हम एक चीज देखेंगे कि जल है क्या चीज है बेटा। जल क्या है बेटा, एक तो महत्वपूर्ण पदार्थ होता है बेटा। जीवों के लिए क्या होता है, एक तो महत्वपूर्ण पदार्थ होता है बेटा। यह जल जो होता है जीवों के शरीर में लगभग 60 से 75% तक उपस्थित होता है बेटा जीवों के शरीर में, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है बेटा, शरीर के अंदर जल उपस्थित होता है। अतः इसलिए कह सकते हैं कि जल कैसा है बेटा, एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, ठीक। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बेटा, और कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है, जल उपस्थित होता है, ठीक बेटा। इस जल की जो पृथ्वी पर अपार राशि है, जल की बेटा क्या है, अपार राशि है, परंतु उस अपार राशि में से है ना
राशि लिए हुए हैं, परंतु उसमें से 97% बेटा कैसा है, अनुपयोगी है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, जो किसके रूप में व्यवस्थित है बेटा, ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में पाया जाता है बेटा, बर्फ आदि के रूप में पाया जा रहा है, ग्लेशियर्स आदि में ध्रुवों पर पाया जाता है। ठीक, शेष केवल 3% जो होता है बेटा हमारे लिए जो है उपयोगी जल के रूप में है, जो भूगर्भीय जल के रूप में है। ठीक है, इसके अलावा समुद्री जल है, नदी वाले जल हैं। तो बेटा 3% में भी क्या आता है, समुद्री जल आता है, स्थिर भूगर्भीय जल आता है। इन 3% में से भी केवल जो हमारे लिए शुद्ध जल प्राप्त होता है वो बेटा केवल 1% प्राप्त होता है। ठीक है, शुद्ध जल बेटा हमारे लिए कुल जल राशि का कितना प्राप्त होता है, 1%, 2% इसमें समुद्र वगैरह में इत्यादि में है, जो हमारे लिए वो भी उपयोग नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जल एक अति आवश्यक पदार्थ है, जिसका हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ना कि अविवेकपूर्ण, क्योंकि हमारे लिए केवल 1% जल ही कैसा है, उपयोग युक्त है, बाकी ये तो कैसे हैं, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इस वजह से जल को हमें बचा के रखना है बेटा। ठीक, अब बेटा जो हम इसके बारे में बात तो करते हैं कि जल क्या है क्या नहीं है। अब यदि इस जल में बेटा कोई, जल में यदि क्या होगा, जल में यदि कोई अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाए, जल में यदि बाहर से कोई अवांछनीय पदार्थ आकर मिल जाए, कोई अवांछनीय पदार्थ आकर मिल जाए, पदार्थ आकर मिल जाए, तो बेटा क्या करते हैं, तो ये पदार्थ जल की गुणवत्ता को, जल की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं, प्रभावित कर देते हैं बेटा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल प्रदूषण कहलाती है। क्या कहलाती है, जल प्रदूषण कहलाती है। ठीक, तो यदि किसी जल में या जलीय माध्यम में, जो स्वच्छ जल है, उस जलीय माध्यम में बाहर से कोई प्रदूषक पदार्थ या अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाते हैं, तो वे अवांछनीय पदार्थ क्या करते हैं बेटा, जल की गुणवत्ता को या जल की क्वालिटी को कम कर देते हैं या घटा देते हैं बेटा। और जल की क्वालिटी घट देना किसका कारण होता है, या किस बात को प्रदर्शित करता है, वो जल प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो जल प्रदूषण है, जब जल में कोई अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, जल प्रदूषण कहलाती है। ठीक, आगे यदि हम बात करें कि जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बेटा जो जनरली जल प्रदूषण के कारण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक कारण, एक तो कौन से होते हैं, प्राकृतिक कारण, और दूसरे होते हैं बेटा मानवीय कारण, मानवीय कारण। ठीक है, प्राकृतिक कारण तो बेटा वे होते हैं जो स्वतः ही जल प्रदूषण को करते हैं, और मानवीय कारण वे होते हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण अवांछनीय पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण को करते हैं बेटा, वे मानवीय कारण कहलाते हैं। जैसे यदि हम प्राकृतिक कारणों के बारे में बात करें तो बेटा प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं, जैसे पेड़, जो जंगलों में पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां वगैरह टूट जाती हैं, वो क्या होती हैं, वर्षा जल के साथ बह करके जलाशयों में जाकर के मिल जाती हैं। तो इस प्रकार का जो प्रदूषण होता है बेटा, वो कैसा कहलाता, किसका कारण होता है, प्राकृतिक प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो माइनिंग्स होती हैं, खनन आदि होता है, खानें होती हैं,
उन खानों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ वर्षा जल के साथ बह करके जलाशयों में मिल जाते हैं बेटा। इस तरह का प्रदूषण कैसा होता है बेटा, किसके कारण होता है, प्राकृतिक कारण से होता है। ठीक है, जबकि जो मुख्य रूप से जल प्रदूषण होता है बेटा, अधिकांशतः जो जल प्रदूषण के कारण होते हैं बेटा वो होते हैं मानवीय कारण। अब मानवीय कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे बात करें बेटा हम तो बेटा एक तो क्या होता है कि जलाशय में क्या हो रहा है, नहाने धोने से क्या होता है, एक तो प्रदूषण होता है बेटा, नहाने धोने से क्या होता है बेटा, प्रदूषण होता है। इसके अलावा बेटा जो जलाशय होते हैं, जलाशय में अपमार्जक साबुन आदि का उपयोग करने से होता है बेटा, साबुन उपयोग से होता है। ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा क्या हो सकता है कि जलाशयों में पशुओं को नहलाने से, जलाशय में पशुओं को नहलाने से। ठीक है, इसके अलावा बेटा क्या होता है कि जलाशय में हम कूड़े कचरे डालने से, जलाशय में क्या डाल देते हैं, कूड़े कचरे डालने से। ठीक है, इसके अलावा मानवीय कारण क्या होते हैं, घरेलू अपशिष्ट निकलते हैं, उन घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में डाल देने से, जलाशय में डाल देने से, तो अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में डालने से। इसके अलावा बेटा जो शहरों से निकला हुआ सीवरेज होता है, यानी बाहित मल होता है, इस बाहित मल को जलाशय में मिलाने से क्या हो सकता है बेटा, जल प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, जो किस कैसे कारण है, ये मानवीय कारण, यानी मानवीय गतिविधियों से जल को प्रदूषित किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के कारण, जलाशय में नहाने धोने से, जलाशयों में साबुन आदि अपमार्जक आदि का उपयोग करने से, बेटा जलाशयों में शहरों से निकले हुए बाहित मल को छोड़ देने से। इसके अलावा बेटा घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कूड़ा कचरा आदि निकलता है उसको जलाशयों में फेंक देने से, पशुओं को नहलाने से। इसके अलावा बेटा जो कृषि कार्यों में किसका उपयोग किया जाता है बेटा, कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। कृषि कार्यों में कि अधिक कीटनाशी का उपयोग करने से, बेटा क्या होता है कि जो अधिक कीटनाशी है वर्षा जल के साथ बहकर के कहाँ चले जाते हैं, जलाशयों में बहकर चले जाते हैं। तो इस तरह से बेटा ये क्या इसका कारण बनते हैं, जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो इस तरह से जल प्रदूषण के दो कारण होते हैं, एक तो होता है बेटा प्राकृतिक कारण और दूसरे होते हैं मानवीय कारण। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, या जल प्रदूषण रोकने से पहले हम देखेंगे कि जल प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं बेटा। जल प्रदूषण के प्रभाव, तो बेटा इस जल प्रदूषण के है ना बहुत सारे प्रभाव देखे जाते हैं। देखिए क्या होता है जल प्रदूषण का प्रभाव, कि जल प्रदूषण से है ना विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जल प्रदूषण से क्या रहेगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे हम बात करें हैजा हो जाता है, जो कि किसके कारण होता है, अशुद्ध जल के पीने से होता है। इसके अलावा पेचिश हो जाता है बेटा, पेचिश हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा और क्या हो जाता है, टाइफाइड हो गया, पेचिश हो गया, एक अमीबियस पेचिश हो जाता है बेटा, अमीबिया के कारण अमीबियस पेचिश हो जाता है। ठीक है, इत्यादि रोग हो जाते हैं। तो इसके कारण जल प्रदूषण के प्रभाव से मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा हो जाता है, पेचिश हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, अमीबियस पेचिश हो जाता है। इसके अलावा एक हो जाता है जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, ये इत्यादि रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण इस तरह से जीवों को प्रभावित करता है। इसके अलावा बेटा
जल प्रदूषण की वजह से जो है ना विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों पर भी प्रभाव देखे जाते हैं। इस जल प्रदूषण के कारण वनस्पतियों में है ना भोजन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है, क्योंकि जब प्रदूषित जल होगा तो प्रदूषित जल में खनिज लवणों की कमी हो सकती है बेटा, इसके कारण वनस्पतियां भी वृद्धि नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से जल प्रदूषण के कारण बहुत सारे प्रभाव देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा कि जो जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाता है। देखिए कैसे किया जा सकता है जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। तो जल प्रदूषण को हम देखिए कई प्रकार से रोक सकते हैं। पहला तो बाहित मल को जो है जलाशयों में न छोड़ा जाए। एक तो क्या किया जाए, इसके नियंत्रण कैसे किया जा सकता है कि जो शहरों से सीवरेज निकलता है, सीवरेज वाटर निकलता है या वाहित निकलता है, वाहित मल निकलता है, उसको जलाशयों में नहीं छोड़ा जाए। उसका क्या किया जाए, अच्छे ढंग से उपचार किया जाए। ठीक है, तो उपचार करने के पश्चात वो जल को काम में लिया जा सकता है। तो ठीक है, इस तरह से वाहित मल को जलाशयों में नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा बेटा हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में न छोड़ा जाए। अपशिष्ट पदार्थों को बेटा जलाशयों में न छोड़ा जाए। अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में न छोड़ा जाए। ठीक है, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए बेटा हम जो है जलाशयों में साबुन आदि का उपयोग नहीं करें। जलाशय में साबुन अपमार्जक आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। साबुन अपमार्जक आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए बेटा। ठीक है, आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बेटा हम कैसे रोक सकते हैं जल प्रदूषण को। ठीक है, तो जो पशु हैं, पशुओं को नहीं नहलाया जाए, पशुओं को नहलाया नहीं जाए। ठीक है, इस तरह से भी क्या कर सकते हैं हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो कीटनाशी के रूप में हम अधिक केमिकल्स का उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, उन रसायनों को कम उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके पश्चात यदि हम एक लास्ट टॉपिक की बात करें कि जो जल प्रदूषण है, इस जल प्रदूषण को कैसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जल प्रदूषण का मापन कैसे किया जाता है। जल प्रदूषण का मापन, तो जो जल प्रदूषण का मापन जो होता है जनरली दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है बीओडी और दूसरा होता है सीओडी। ठीक है, बीओडी और दूसरा क्या होता है सीओडी। बीओडी का मतलब है जैविक ऑक्सीजन मांग। बीओडी का मतलब क्या है, जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी कि बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी का मतलब, यानी कि बीओडी का मतलब क्या है कि जो जलाशय में घुलित ऑक्सीजन होती है, उस घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जीवों के लिए कितनी प्राप्त हो रही है, वह क्या होता है जैविक ऑक्सीजन मांग। यानी कि जलाशय में जीवों के लिए ऑक्सीजन की मांग क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। यदि बेटा इस बीओडी के मान में कमी आती है तो इसका मतलब क्या है, जलाशय प्रदूषण का शिकार हो रहा है। जैसे जैसे बीओडी का मान क्या होता है बेटा, अधिक होता है। अधिक होने का मतलब क्या है बेटा
कि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की अधिकता हो गई है जल में। इसका मतलब वो जल किसका शिकार हो रहा है, जल प्रदूषण का शिकार हो रहा है। तो इस तरह से हम DOD का मान ज्ञात करके क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण का माप कर सकते हैं। और एक COD होता है, COD का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब रसायन ऑक्सीजन मांग। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, जल प्रदूषण का मापन कर सकते हैं, अर्थात जल में रसायनों की उपस्थिति के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, जल प्रदूषण का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हमने पहला प्रदूषण का प्रकार जल प्रदूषण देखा। ठीक है, इसमें यदि किसी तरह की समस्या है तो कमेंट्स करके पूछिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं अपन कि जो बेटा ये तो अपने पढ़ा जल प्रदूषण, लेकिन जो शुद्ध जल होता है बेटा, उस शुद्ध जल का मतलब क्या होता है कि शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और उसका pH 7 होता है और डीजल ऑक्सीजन का मान बेटा औसत लगभग 5 है। तो वह जल बेटा कैसा होता है, शुद्ध जल होता है। यदि इस शुद्ध जल में किसी प्रकार के प्रदूषक पदार्थ आकर के मिल जाते हैं तो बेटा उसका रंग भी गड़बड़ा जाता है, स्वाद भी अलग हो जाता है, यानी कि स्वाद युक्त थोड़ा स्वाद उसका बदल जाता है, गंध आने लगती है उसमें से, pH भी जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो शुद्ध जल है, उस शुद्ध जल में जो अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाते हैं तो वह जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित जल कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।